हो गई, देखो कितने आराम से स्टार्ट हो जाती है कभी कभी रिकॉर्डिंग, कभी कभी दिन लगा देती है पूरा। ठीक है, तो अभी तक हमने कूलम्स लॉ देख लिया, थोड़ा आपको रिफ्रेशर भी करा दिया कि क्या था अब तक की कहानी। अब देखेंगे आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें। द फर्स्ट वन इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी। अगर समय परमिट करेगा तो हम वी विल लर्न परमिटिविटी। ठीक है, देखो परमिट करेगा तो परमिटिविटी पढ़ेंगे, नहीं परमिट करेगा तो परमिटिविटी नहीं पढ़ेंगे। ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये क्या बात कर रहे हो आप, कूलम्स लॉ तो पढ़ा ही दिया, वेक्टर फॉर्म क्या होता है। जिनको वेक्टर में थोड़ा हार्ट टाइट होगा, मेरे जैसे बच्चे, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये बात तो आप अजीब अजीब बातें मत करो मेरे साथ। ठीक है, तो ये हो गया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हम सबके दिल दिमाग मस्तिष्क खून में घुस चुकी है बात की कूलम्स लॉ इसी को बोलते हैं। अब देखो ये फोर्स जो होता है, फोर्स के बारे में जब हम बातें करते हैं तो क्या हम उसको वेक्टर बोलते हैं कि स्केलर, बताओ। वेक्टर। फोर्स वेक्टर होता है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि यार फोर्स के चेहरे पर, फोर्स के सर पे एक तीर लगा होता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर होता है, बट हमने अब तक इसके सर पर तीर नहीं लगाया। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे तो वहां पर वी वर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द फोर्स, है ना। फोर्स अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में केवल हम चिंतित थे। तो अभी हम जानेंगे कि उसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा। तो उस मैग्नीट्यूड वाले पार्ट के साथ अगर हम डायरेक्शन वाली बात भी जोड़ दें तो उसी को बोल देंगे कि इट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या करते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आप मुझे बताओ कि अगर मैं लिख देता हूं आर, तो आर वेक्टर था ना, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद करो पुराने जमाने की बातें। और अगर मैं इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो उसको आर कैप लिखता था, और यूनिट वेक्टर को क्या लिखते थे, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, केवल और केवल डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट क्या करता है जी, यूनिट वेक्टर, है ना। ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट लेंथ हो, है ना। वेक्टर को हम क्या करते थे, जब वेक्टर डिफाइन करते थे तो वेक्टर में तीन चीजें होती थी। देखो वेक्टर के जब जिंदगी हमने पढ़ी थी तो वेक्टर की लाइफ में तीन चीजें होती है, एक तो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन या इनिशियल जहां से इनिशिएट होता है, दूसरा पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन या जहां जिसको बोलते हैं एरो हेड, है ना, एरो हेड या टेल। तो टेल हो गया पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, टर्मिनेशन का पॉइंट जहां पे वो जाके खत्म हुआ उसको बोला हेड। ठीक है, और तीसरी थी इसकी जिंदगी में बात थी वो इसकी लेंथ थी। अरे यार क्या है ये, किस दिन टूट जाएगा ये, मुझे लगता है अपना आईपैड यूज करना पड़ेगा, बेकार आइटम है ये लेंथ। तो अब देखो, जब आईपैड से पढ़ते थे, कुछ बच्चे मेरे से पहले पढ़े होंगे, उनको पता है जब जीवन स्मूथ चलता था एकदम, ये नहीं होता था ऐसे थोड़ा थोड़ा। अब देखो लेंथ जो है, तीन चीजें, तो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, एक इसका टर्मिनेशन पॉइंट, इसको एरो हेड भी बोलते थे, हेड की डायरेक्शन, और लेंथ। तो ये तीनों चीजें थी। अब इसमें जो लेंथ था, लेंथ इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना। यस सर। और टेल से हेड की तरफ जब मैं जाऊंगा, टेल से स्टार्ट करके हेड की तरफ जाऊंगा, तो वो रिप्रेजेंट करता था दीक्षा ने फिर अपनी डिमांड रख दी। तो जब मैं इसकी टेल से लेके हेड की तरफ जाऊंगा तो वहां उस वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। ये चीजें हमें सबको याद है। अब इस डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट क्यों करता था, है ना, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को ही बोलते थे यूनिट वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ जो है वो रहे 1, है ना, उसका लेंथ जो लेंथ वाला पार्ट है वो 1 हो गया, केवल बच गई डायरेक्शन। तो आपने मैग्नीट्यूड को तो घटा के 1 कर दिया और केवल बच गई डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन बता सकता है बस, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं। और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर बचता है, ये तो हमने पढ़ा है ना, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो जिसमें मिला दो वैसा ही हो जाता है 1। तो 3 के
से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 निकलेगा, 2 से करोगे तो 2। तो दैट इज वाई यूनिट वेक्टर लिया जाता है कि ऐसा उसका मैग्नीट्यूड तो रख दो 1, अब जिस भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते रहोगे उतना ही वैल्यू आता रहेगा। तो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को ही बोलते थे यूनिट वेक्टर। अब देखो आर वेक्टर, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर दैट हैज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। तो एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया, केवल डायरेक्शन। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। अब ये आर और ये वेक्टर आर मोड फंक्शन में रहेगा, ये दोनों चीजें बराबर है, यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये वाला था, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट निकालूं तो इसको आर से भी लिख सकता था। कैसे, जैसे हम अभी तक न्यूटन जो अभी तक कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे उसमें फोर्स की बात कर रहे थे, तो हम केवल मैग्नीट्यूड को एफ लिख रहे थे, यानी एरो एड हटा दिया, मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड पार्ट। तो इतनी बातें थोड़ा दिमाग में रखो और इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पे, ताकि जान पाए क्या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो देखो बच्चों, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो था ही, उसके साथ ये छोटू वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जिसको हमने बोला क्या, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर अभी लास्ट स्लाइड पे आपको बताया क्या होता है, और यूनिट वेक्टर को ही लिख, अरे यार खत्म है आज इसका खेल, अब ये कल से क्लास में नहीं आएगा ये वाला पेन। यूनिट वेक्टर, अरे व्हाइट बोर्ड इतना इजी होता तो अब तक लगा चुके होते बच्चे। तो यूनिट वेक्टर, फिर ये चीजें नहीं होंगी ना, डिजिटल सब चला जाएगा तो टाइम कम रहता है। व्हाइट बोर्ड में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर मैं हर चीज लिखूंगा ना तो फिर आपको नोट्स भी इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो बहुत सारी लिमिटेशन है, कभी कभी पढ़ा देंगे शौकिया तौर पे, कभी क्वेश्चन करा देंगे तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब आर इज द यूनिट वेक्टर। अब इस आर को ही लिखने का तरीका क्या रखा बच्चों, जो लास्ट स्लाइड में बताया था कि वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं रिप्लेस, आर कैप को रिप्लेस करके आर बाय आर लिख सकता हूं। तो क्या करेंगे, ये जो था एफ इज इक्वल टू, अब वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर होएगा तो डायरेक्शन भी चलेगा, यानी कि 2 पे लग रहा है 1 के द्वारा, फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। तो Q2 चार्ज पे लगने वाला फोर्स Q1 चार्ज के द्वारा, तो अप्लाइड ऑन टू बाय 1, 2 पे लगेगा 1 के द्वारा। अब देखो इसको क्या लिखेंगे जी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मुझे पता है। अब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर कैप को। अब इस आर कैप को रिप्लेस करके ऐसा कर सकता हूँ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर कैप कैन बी रिप्लेस्ड एज वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर और ये आर मिलकर बन गए आर क्यूब, और ऊपर आ गया वेक्टर। ठीक है, तो इसी वाली बात को फिर बोल दिया गया क्या, कि दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और समझ भी आता है, लॉजिकल भी है कि आपने उसके साथ डायरेक्शन जोड़ दिया तो अब बात हो गई वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि वेक्टर आर क्या है एक्चुअल में। तो इधर आओ, इस वाले फिगर पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, लेफ्ट साइड में जो आपको फिगर दिख रहा है इस पे ध्यान दो। यहाँ पे आपको 2 चार्जेस दिख रहे हैं, द फर्स्ट वन इज हेयर एंड द सेकंड वन इज हेयर। तो मेरे को 2 चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कूलम्स लॉ को पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किया गया। तो पॉइंट चार्ज एक है Q2, एक है Q1। अब मैं निकाल रहा हूं जी फोर्स अप्लाइड ऑन टू बाय सम अदर चार्ज 1। तो F21, ये टर्मिनोलॉजी कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, तो याद कर लो। पहला वाला जो डिजिट आएगा उसका मतलब है कि इस पे लग रहा है, और बाद में जो बात आ रही है ये लगा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये निकालना है तो क्या करना चाहिए हमें, अब हमें इसकी दूरी चाहिएगी, इन दोनों चार्जेस के बीच का दूरी चाहिएगा, क्योंकि वही तो कूलम्स लॉ में बात कर रहे थे कि कूलम्स लॉ में सेंटर टू सेंटर या पॉइंट टू पॉइंट के बीच की दूरी, तो वो आर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर आर। अब वेक्टर आर को कैसे निकालें जी, भाई मेरा ओरिजिन तो इधर है, दिस इज द ओरिजिन 0 0 0। अब कोई भी वेक्टर है या कोई भी लेंथ है उसको आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख के करते हो, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लो इधर x रहा होगा, इधर y रहा होगा, और इससे परपेंडिकुलर कोई z एक्सिस रहा होगा। तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाला 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाला एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं x y z। तो अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इन 2 पॉइंट चार्जेस की दूरी मुझे चाहिए होगी अगर मैं ये r निकालना चाहता हूँ, है ना। मैं बोलूं जैसे ये कुछ ऐसा हो गया कि ये हो गया आपका हिमाचल का कैपिटल है शिमला। ठीक है, शिमला से कुल्लू की दूरी है ना, और इधर रख लेते हैं कांगड़ा।
अब मैं बोलूं कि यार शिमला से कांगड़ा 100 किलोमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं, और शिमला से कुल्लू 150 किलोमीटर है, तो कुल्लू से कांगड़ा कितना होगा, है ना। तो इसको ये ट्राइंगल वाले ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से आई कैन फाइंड आउट आर। तो मुझे ये जानने के लिए, अगर मैं ये वाली दूरी दिए रखूं, ये दिए रखूं, तो ये जानने के लिए इन दोनों का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसी प्रकार से जब हम 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, तो जब हम रिलेटिव पोजीशन निकालना चाहते हैं, अब देखो अंग्रेजी का टर्म यूज करेंगे, समझ आएगा सीधा, कि जब रिलेटिव पोजीशन निकालना चाहते हैं ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1, तो हमें वेक्टर R की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर रिलेशनल पोजीशन वेक्टर, कि ये पॉइंट Q2 की दूरी बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। ठीक है, अब उसके लिए आपको R2 यानी एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 चाहिएगा, एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 चाहिएगा। तो चार्ज Q2 का एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होगा, जो ओरिजिन के साथ उसका दूरी होगा। चार्ज Q1 का क्या होगा, जो ओरिजिन के साथ उसका दूरी होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलने वाला है वेक्टर R। ठीक है, तो कोई इस वाले फॉर्म से भी नहीं डरेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनल पोजीशन था जी, तो रिलेशनल पोजीशन था तो हमने उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों को देख लिया, तो वी हैव फाइंड आउट कि उन दोनों का जो एब्सोल्यूट, जो उन दोनों का रिलेशनल पोजीशन है वो क्या है एब्सोल्यूट टर्म्स में, R2 माइनस R1। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ ध्यान रखोगे बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन। पहली बात है कि हेड ऑफ वेक्टर R पॉइंट्स एट दैट पोजीशन वेयर फोर्स हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो R का जो हेड है, जो वेक्टर R है, अभी वेक्टर रहेगा ना भाई, पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्ले कोई भी वेक्टर है, तो उसके तीनों बातें जैसे लास्ट स्लाइड में बताई थी, पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। तो जिधर इसका वो रहेगा ना, तीर की चोंच जिस साइड रहेगी, यानी जिसको बोले कि एरो हेड रहेगा, उस तरफ ही फोर्स निकाल रहे होगे आप। यानी मुझे Q2 पे निकालना है तो चोंच इधर रखूंगा, Q1 पे निकालता तो फिर R को इधर रखता है ऐसे चोंच, फिर ये इधर रहता तो ये R2 माइनस R1 आया, फिर उस केस में R1 माइनस R2 आ जाता। ठीक है, तो ऐसे रहेगा, जिधर आपको फोर्स निकालना है उधर इसका चोंच रहेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज। दूसरा, R2 एंड R1 डिपेंड्स ऑन ओरिजिन बट R डज नॉट। ये R1 R2 क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में है तो ओरिजिन पे डिपेंड कर रहे हैं। अब मैं मान लो ओरिजिन कहीं और ले गया तो कोई दिक्कत नहीं है, R2 R1 बढ़ जाएगा, बट उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज R2 माइनस R1 वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या इन रिलेशन टू ईच अदर वो दूरी चेंज नहीं कर रहे। तो ये तो लॉजिकल बात है कि यार अगर दोनों चीजें एक दूसरे के उतने ही फिक्स दूरी पे है तो आप किसी भी रेफरेंस से ले लो, मैंने शिमला से लिया था, आप हरियाणा से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 किलोमीटर माइनस दूसरा आएगा तो माइनस होके सब्ट्रैक्शन होके जो दूरी है वो फिक्स रहेगी। तो ये तो सबको कंफर्म है, जिसने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जान लिया होगा जब M1D पढ़ रहे थे तो उस टाइम से ही ये बात क्लियर होगी। Q1 और Q2 को साइन कन्वेंशन के साथ रखना है फॉर्मूले में, इस वाले में, तब जो आपका फोर्स आएगा वो करेक्ट साइन और करेक्ट मैग्नीट्यूड और करेक्ट डायरेक्शन के साथ आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीजें याद रखोगे। सेकंड वन तो रिडंडेंट है, फर्स्ट वन है कि जिधर आपको फोर्स निकालना है उधर होना चाहिए एरो हेड ऑफ वेक्टर R। उधर सेकंड वन इज कि चार्जेस जो Q1 Q2 है उनको जो साइन कन्वेंशन के साथ आप फॉर्मूले में रखोगे तो उसके बाद जो फोर्स आएगा दैट विल बी हैविंग द करेक्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज द करेक्ट डायरेक्शन। चलेगा? Yes. एक बार हाथ ऊपर लहरा दो जिन बच्चों को अभी तक की कहानी समझ आ गई। सही है, तो सभी साथ में है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है? चलो, अभी मैं सभी बच्चों के हाथ नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिए, अभी मत दुखी होना। ओके, हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि कितने बच्चे हैं, ईमानदारी से बताना। सब लोग देखो, ईमानदारी बेहद जरूरी है। कुछ ना आए और हम गर्व से बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता, है ना, गर्व से बोलो कि हम अनपढ़ हैं। मैं खुद बोलता हूँ यार कि मुझे बहुत लिमिटेड सी चीज आती है, तो कोई बुरा नहीं मानेगा इस चीज का, ठीक है, क्योंकि द फर्स्ट थिंग। अच्छा, एक बात बताओ कि कभी आपको कोई चीज इंप्रूव करनी है तो पहला चीज उसमें क्या होना चाहिए? व्हेन यू वांट टू इंप्रूव सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, तो आपको सबसे फर्स्ट में क्या करना चाहिए? फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। पहले आप उस चीज को स्वीकार करोगे ना कि यार ये कमी है, उस कमी की पूर्ति तभी तो की जा सकती है, पहले आप मन में ये स्वीकार करोगे कि नहीं मुझे नहीं आता। तो आप मुझे ये बताना, कोई इसमें वो नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, सब लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के एकदम आंसर देना। कितने बच्चों को वेक्टर जैसी चीजें जब आती हैं, ये आर कैप आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो दुख दर्द शुरू हो जाता है उनकी जिंदगी का कि सर अब हो गया। हैंड रेज करो।
कि सर वैसे तो हम कर लेते हैं क्योंकि अर्थमेटिक वाली चीजें तो हमने 10th तक पढ़ी है, तो जोड़ घटा गुना भाग तो हम लोग कर पाते हैं, बट वेक्टर्स की जिंदगी जैसे ही शुरू होती है तो हमारी जिंदगी खतरे में आ जाती है। सही है, ठीक है, चलो ईमानदार लोगों की संख्या यहाँ काफी है, ठीक है। तो अभी देखो वेक्टर, वेक्टर से घबराएंगे नहीं, कोई बात ही नहीं है। वेक्टर का तो कहानी 3 लाइन में खत्म कि समथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, समथिंग जिसकी पूंछ हो, जिसकी चोंच हो और जिसकी कुछ लंबाई हो, यानी द ज्योमेट्रिकल फिगर दैट हैज अ इनिशिएशन पॉइंट, टर्मिनेशन पॉइंट एंड हैज सम लेंथ। ये किस चीज में काम आता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में काम आता है जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। इतने में खेल खत्म इसका। उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो आई कैप हो गया एक्स वाला, वाई कैप हो गया जे कैप हो गया वाई वाला, और के कैप हो गया जेड वाला। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इनके पापा रहे होंगे वेक्टर के, भाई किसी ने तो वेक्टर्स को जन्म दिया होगा, तो जिनके पापा रहे होंगे उन्होंने इनका नामकरण इसी प्रकार से किया होगा कि आई कैप वो वाला होगा जो एक्स की तरफ जाएगा, जे कैप वो वाला होगा जो वाई की तरफ जाएगा, और के कैप वो वाला रहेगा जो जेड की तरफ जाएगा। तो इतनी सिंपल सी कहानी है। केवल जो जो आपकी कृपा रुकी हुई है ना, कृपा वहां रुकी हुई है जहां पे आपने प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चंस की। तो आप जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जिंदगी सफल हो जाएगी। फॉर द क्विक रिफ्रेशर, अब देखो आपके लिए मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि क्विक रिफ्रेशर जब आप ये वेक्टर्स की सारी कहानी एक साथ पढ़ पाओ, उसके लिए मैं आपको ये नोट शेयर करूंगा ग्रुप में। इसके साथ साथ वेक्टर्स की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जिसमें आप इसको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। जो छोटे छोटे उनके फॉर्मूलाज हैं, उनके नामकरण है, को इनिशियल क्या होता है, को टर्मिनल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आई कैप इसको बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, तो वो सारी उनकी कहानी 2 पेजेस में लिखी हुई है। वो इस नोट जब मैं आज क्लास नोट शेयर करूंगा उसके जस्ट बाद ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसको पढ़ना, उसके बाद किसी को दिक्कत आए 3-4 क्वेश्चन करना, सोल्ड एग्जांपल्स देखना, फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे अपना दुखड़ा रो देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद की जिंदगी वहां से शुरू करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक इसमें किसी को डाउट तो हैंड रेज करके पूछो। चलो समझदार हो गया तुम बच्चे, बहुत चीता हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। किसका? वापिस आते, भूल ही गए किस क्या पढ़ रहे थे, कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में है और उसमें हम पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ। तो पहली बात है कि पॉइंट चार्जेस के ऊपर ये डिफाइन है, तो केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेशन इसका। दूसरा कि ये जब ही एप्लीकेबल होगा तब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा, तो ये ऐसा होना चाहिए, ये तो इसके डेफिनेशन में ही था। कूलम सर ने दूसरी बात तो यही बोली थी, तो ये होगा तभी एप्लीकेबल होगा। और तीसरी बात कि रैंडमली, अभी देखो ज्योमेट्रिकली अगर अरे यार सर्कल भी नहीं बन रहा, हाँ, तो अगर ऐसे सर्कुलर शेप है तो हम मान सकते हैं कि चार्ज इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ऐसा कुछ अजम्पशन कर सकते हैं। बट अगर ऐसे है, अब इस शेप का नामकरण ही कुछ नहीं है, तो इसका निकालने, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो घबरा जाएंगे कि कहाँ रखें इसका जो है सेंटर चार्ज का। तो ये भी इसका लिमिटेशन किया जा सकता है कि जब रैंडमली कोई शेप्स हो उस केस में इसके कैलकुलेशन करना थोड़ा दुखदाई हो सकता है, यानी इट बिकम्स डिफिकल्ट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स व्हेन वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जब कुछ भी अजीब सा शेप आ गया, आर्बिट्रेरी शेप आ गया। तो दिस इज द लिमिटेशन, छोटे छोटे लिमिटेशन है जो हमारी जिंदगी में कभी आड़े नहीं आएंगे। जब आप जिसने फॉर्मूला रट रखा है बिंदास जहां मर्जी लगाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं इसी के साथ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की दुनिया का पहला सवाल। पढ़ो इसको, सभी लोग मन मन में पढ़ो और देखो कि हाउ विल यू अप्रोच। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, फिर अपना अप्रोच बनाएंगे। ये समझो कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद मन में सोचना है कि क्या मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, मैं किस तरीके से इसको सोल्व करूंगा या करूंगी। तो 1 मिनट लो आप इसको, आधा मिनट लो इसको पढ़ने के लिए, फिर मैं इसकी क्वेश्चन की डेफिनेशन समझाऊंगा और फिर इसको अप्रोच करेंगे कि हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस थिंग। आज तुम्हारी क्लास अटेंडेंस होनी है, भागो मत। जो भी बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, अटेंडेंस लेनी है। यस।
पॉइंट देखो अभी मैं इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ के बताता हूँ तुम्हें कि गिवन ए क्यूब विद पॉइंट चार्जेस क्यू ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। एक क्यूब दिया गया आपको, क्यूब तो सभी को मालूम है कि 3D शेप होता है जिसके 6 फेसेस होंगे, हर एक एज पे तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री होंगे और एज लेंथ होगा बराबर। तो ऐसा शेप 3D शेप जिसको बोलते हैं क्यूब। अब इतनी भयंकर मैथमेटिकल डेफिनेशन से डरेंगे नहीं, क्यूब हम सबको पता है कि थोड़ा सही सा दिखने वाला 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। अब इसके 8 वर्टिसेस होंगे, 8 वर्टिसेस पे छोटे छोटे चार्जेस, स्मॉल चार्जेस क्यू प्लेस कर दिए गए। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑफ द चार्जेस। कोई भी एक चार्ज पकड़ लो और उस पे बचे हुए 7 चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लो। ये क्वेश्चन में बोल दिया। तो अब देखो इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये बोल रहा है कि किसी भी चार्ज को पकड़ लो। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बता रहा हूँ 1 पे निकालो 2 पे लो, ये बोल रहा है कोई भी चार्ज पकड़ लो, एक कोई भी चार्ज पकड़ो अपने मर्जी का और उस पर लगाए जाने वाला फोर्स बाय द रिमेनिंग 7 चार्जेस ये कैलकुलेट कर दो। तो ऐसा इन्होंने इसलिए बोला कि ये सिमेट्रिकल शेप है। सिमेट्रिकल शेप की वजह से आप कोई भी चार्ज पकड़ लो, मान लो अभी हमारे पास जितने भी स्टूडेंट है 38 है ना आप लोग, तो इसमें देखो कुछ बच्चे होंगे जो चार्ज 1 पकड़ेंगे, कुछ होंगे 2 पकड़ेंगे, कुछ 3 4, तो जितने भी आप रैंडमली ऐसा कुछ भी चार्ज पकड़ के कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सभी का सही आएगा, सभी का सेम आएगा। सॉरी, जिन जो जो इसको सही करेंगे क्वेश्चन को, उनका सभी का जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसका अप्रोच मैं आपको बता देता हूं और इसको सॉल्व करके आएंगे घर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद लेंथी क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको मैं बेसिक अप्रोच बताता हूँ कि कैसे करना है। देखो बच्चों पहले वाले स्क्रीन पे आते हैं इधर। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे क्यूब होता कुछ भी, तो मैं वो वाला चार्ज चुनता ना जो ओरिजिन पे रहता है, क्योंकि ओरिजिन से अगर मैं दूरी निकाल रहा हूँ इसकी तो मैं केवल R1 के साथ डील कर रहा हूँ। अगर ओरिजिन से चार्ज Q2 की दूरी निकाल रहा हूँ तो केवल R2 के साथ डील कर रहा हूँ। बट अगर मुझे ये मैं Q1 निकाल लूँ कि भाई मैं Q1 के साथ, Q1 इज द चार्ज जिस पे मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं Q1 और Q2 के बीच में जब निकालूंगा तो मुझे R1 को भी देखना पड़ेगा, R2 को भी। तो मैं इतना इसको लेंथी ना करूंगा, मैं क्या कर लूंगा कि जो मैं चार्ज अज्यूम कर रहा हूँ मैं वो वाला चार्ज लूंगा जो ओरिजिन पे है। तो जब ओरिजिन पे रहेगा तो किधर भी चार्ज रखो उनकी जो दूरी होगी वो एब्सोल्यूट टर्म्स में रहेगी, तो ये सब्ट्रैक्शन वाला काम घट जाएगा। तो ये एक इसके लिए बेटर अप्रोच है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं अज्यूम करूंगा ये चार्ज A1 वाला चार्ज है जो ओरिजिन पे स्थित है, इसको मैं अपना बोल देता हूँ कि भैया मेरी इच्छा है कि मैं A1 पे चार्ज निकालूं, A1 पे फोर्स निकालूंगा बाय द रिमेनिंग 7 चार्जेस। तो 7 चार्जेस कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उन सातों चार्जेस के द्वारा ए पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ओरिजिन वाले को चुन लोगे तो केवल एब्सोल्यूट टर्म्स, यानी देखो A1 है, 1 से दूरी सीधा सीधा दिख रही है, इधर से दूरी सीधा सीधा, तो जितने भी आपको डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वो सभी एब्सोल्यूट टर्म्स में रहने वाले हैं। अब देखो मैं अगर बोलूं आपको जो वेक्टर फॉर्म में था कूलम्स लॉ, अप्लाइड ऑन ए बाय चार्ज 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 और Q2 तो सेम ही है, Q Q रहेगा दोनों क्योंकि ये दिया है सारे के सारे बराबर, अपन R स्क्वायर। तो R देखो बच्चे ये है, एज लेंथ इसका क्या है, मान लो A मान लेते हैं, जैसे इधर भी माना गया, कोऑर्डिनेट्स दिए ना तो A माना गया, तो इसको A बोल दिया अपॉन A क्यूब इंटू वेक्टर वेक्टर ए का डायरेक्शन। अब ये इधर हर जगह अलग अलग रहेगा, अब ये पॉइंटिंग अपवर्ड्स है, जिस पे निकालना है उधर चोंच होना चाहिए, ये याद करो। तो ऐसे आएगा, ए पे निकालना है तो नीचे चोंच रहेगा, तो क्या रहेगा इसके साथ, कौन सा यूनिट वेक्टर लगाऊं, बोलो बोलो। माइनस इसको मिटा के ए स्क्वायर ही लिख देता हूँ और माइनस के कैप लिख देता हूं अभी के लिए, याद रखो, ठीक है। तो ऐसा निकलेगा कुछ। अब ये माइनस के कैप क्यों आया, जो भूल चुके हैं दुनिया को वो आओ, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, अगले पे ड्रॉ करेंगे। अभी के लिए ये देखो कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है, वेक्टर समेशन क्या होता है कि जब आप वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे समेशन करते थे ना कि एफ नेट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, सेम यहाँ पे आएगा कि एफ नेट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, ये क्या रहेगा,
ए पर लगने वाले सभी फोर्सेस, तो सभी फोर्सेस क्या हो सकते हैं बच्चों? एफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय चार्ज 1 प्लस फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय चार्ज 2। सिमिलरली सभी को लिखोगे साथ में, ए पर लगने वाले बचे हुए सभी फोर्स, सभी के सभी पॉइंट चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगेंगे उन सबको जोड़ दो, यानी उनका वेक्टर सम कर दो। वेक्टर सम करने के ज्योमेट्रिकल तो दो तरीके, क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और वैसे करना है तो क्या कर से, फोर्स को रिजोल्व कर लो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, और उसके जो रिजोल्व कंपोनेंट्स है उन सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चुनो, उसमें जितने भी है सबको ऐड कर दो, दूसरे को चुनो दूसरे में ऐड कर दो, तीसरे को चुनो तीसरे को ऐड कर दो, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के द्वारा कर सकते हो। तो क्या करना है, ये सातों के साथ फोर्स निकालने हैं, उनके कंपोनेंट निकालने हैं कि एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना, जो जो इंडिविजुअल एक्सिस है उस एक्सिस को पकड़ो, उसके डायरेक्शन में जितने फोर्स है सबको जोड़ दो, तो वो आई कैप वाला आ गया, दूसरा आया जे कैप वाला आ गया, तीसरा आया वो के कैप वाला। ठीक है, ऐसे करना है समेशन। अब डायरेक्शन क्या रहेंगे, ये आई कैप, ये सबको पता है यार, ये वैसे लिख दे रहा हूं मैं, जो नहीं पता उनके लिए। ये के कैप, बताओ नीचे वाला क्या रहेगा? जे के माइनस के भाई, और ये माइनस जे। ठीक है, पॉजिटिव एक्स में आई कैप, नेगेटिव एक्स में माइनस जे, माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई में जे कैप, पॉजिटिव नेगेटिव वाई में माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड में के कैप और नेगेटिव जेड में माइनस के कैप। तो अब 1 के लिए निकालोगे तो ऐसा आंसर आएगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, और इन सबको जोड़ोगे एक साथ, क्योंकि नेट फोर्स इज द वेक्टर सम, और फिर जो आंसर है कुछ ऐसा सा आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा अलग भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। तो सब लोग इसको सिंसियरली ट्राई करना, ये वाला फार्मूला लगेगा, तरीका आपको बता दिया है, और वेक्टर्स के लिए आज शेयर कर दूंगा, उसमें से पढ़ना और फिर अप्रोच करना। लेंथी है, इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्लास में शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ, फिर उसके बाद जिन बच्चों को डाउट आएगा उन बच्चों के डाउट लिए जाएंगे। अभी शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है, आपका इसको करना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को दिल दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आप कराए तो जा रहे हो, क्या नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है? आ रहा है किसी के मन में ये बात? यस सर। है ना? नीट में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। नीट में इसके छोटे भाई आएंगे, जैसे किसी ने पूछ लिया कि ए और 1 के बीच में बता दो, केवल ये पूछ लिया तो बता सकते हो, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन करे रहोगे, आपको पूरा फिगर 3 डायमेंशनल समझ आया रहेगा कि इस डायरेक्शन में ये रहेगी बात, ये इसमें, तो एक बार इसको कर लोगे तो आप ये छोटू छोटू क्वेश्चन कर पाओगे। मान लो ये पूछ लिया, 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 कुछ भी पूछ लिया, या ये पूछ ले सिंपली कि इसमें मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा वाला क्वेश्चन जो है, कौन से वाले फोर्सेस हैं, जैसे मान लो ए पे लगने वाले फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज कितने फोर्सेस बराबर हैं, तो आप बता सकते हो कि मैग्नीट्यूड भैया इसका और इसका दूरी सेम है, तो ये होगा, ये वाला, ये, और ये तीनों ही बराबर रहेंगे मैग्नीट्यूड में। इसके बाद डायगोनल वाले, फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक बार को कर ही लेना चाहिए। तो कितने बच्चे अभी प्रॉमिस कर रहे हो कि सर ये मैं कर लूंगा या अटेम्प्ट कर लूंगा, हो या ना हो, मेरा काम है इसको करना, हैंडल्स करो। कितने बच्चे इसको करने का ट्राई जरूर करेंगे? सॉल्यूशन तो मैं आपको दे ही दूंगा इसका, ये इसका संक्षिप्त सॉल्यूशन है, छोटा छोटा तो दिया हुआ है, अगर किसी से बिल्कुल फिर भी नहीं हुआ तो फिर पूरा लाइन बाय लाइन शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो अभी के लिए इसको होमवर्क मान के चलो, करना अटेम्प्ट, तरीका आपको बता दिया है। क्वेश्चन का क्या बताऊं बच्चे, क्वेश्चन का एक बार अनम्यूट करके बताना, क्वेश्चन का क्या बताना है? टेम्पलेट समझ नहीं पाया मैं सर, मतलब अच्छा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन समझ नहीं आया किसी और को भी, ऐसा है क्या भाई? देखो, हाँ, ये वाला 3D शेप है, क्यूब है, क्यूब के 8 कोने होंगे, 8 कोनों पर एक चार्ज क्यू रख दिया है। अब बोल रहा है कोई भी एक कोना पकड़ लो और उस पे जो चार्ज रखा है उस पे जो फोर्स लगेगा बाय द रिमेनिंग 7 चार्जेस, वो आपको कैलकुलेट करना है। बस यही है क्वेश्चन। उसका तरीका ये बताया कि ओरिजिन पे जो चार्ज है उस पे आप ले लो और उस पे कैलकुलेशंस रखो, ताकि आपका जो ये रिलेटिव पोजीशन ना निकालना पड़े, सीधा एब्सोल्यूट के टर्म्स में बात हो जाए, और उसको जब सोल्व करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इजी पड़ जाएगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन एडिशन ही करते रह जाओ। ठीक है, तो ये अप्रोच रखना, करना इसको। अब क्लास में कर लो आप लोग ये वाला क्वेश्चन, और फिर इसके बाद अटेंडेंस ले लेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला पढ़ो एक बार इसको,
फिर समझाऊंगा डेफिनेशन। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, और ये अज्यूम करना है कि ये पॉइंट चार्जेस है, कोई इनकी शक्ल पे ना जाए कितने बड़े बड़े हैं, और ये सब पॉइंट चार्जेस मान लो इसको, और फिर सॉल्व करो। देखो, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास ऑफ 5 ग्राम, दो पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 5 ग्राम इनका वजन है। अब ग्राम क्यों आ रहा है जी चार्ज के साथ? बिकॉज चार्ज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास, और मास की वैल्यू दे दी 5 ग्राम। छोटे छोटे पार्टिकल है इसलिए इनका वजन भी छोटा छोटा है, इनका मास भी ग्राम्स में है। तो 5 ग्राम इज द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल पे जो चार्ज है वो 1 × 10⁻⁷ कूलम के बराबर है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो ये एक बात इन्होंने बोली कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है दोनों के दोनों ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये हॉरिजॉन्टल टेबल है बच्चों, ये वाली जो नीचे दिख रही है, इस पे दो पार्टिकल है, ये दोनों लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, इस पे आएंगे बाद में। देखो विद ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, इनके बीच में जो ये दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम। तो जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोलते हैं ना इसको, तो म्यू जो यहाँ पे है वही म्यू इस पार्टिकल और टेबल के बीच में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, तो आपको म्यू की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक बार हम जीवन समझ लेते हैं फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन की बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे क्या था, मैंने तो नहीं किया बट आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन के अंदर तीन चीजें होती हैं, दो तरीके का फ्रिक्शन, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो एक बार दिखा ही देता हूँ, आपने पढ़ा होगा ना फ्रिक्शन? यस सर। यस सर। देखो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि धक्का मार रहे हैं और उसके बराबर बराबर फोर्स वापस मिल जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है। यस सर। ये बेचारा ये बेचारा इसको पुश कर रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स मिल जा रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। जितना ही फोर्स लगा रहा है उतना ही वापस फोर्स मिल रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब कि अब इसके अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वाले वर्ज को बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, कि भैया अब तुमने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया और फिसलना शुरू हो गया। तो ऐसा होता ही है जब आप किसी भी चीज के, ऐसे आपने कभी सहारा लिया होगा तो थोड़ी देर तक तो वो चीज आपको सपोर्ट करती है, बट अगर ज्यादा वजन उस पर लगा दो तो वो रिपट जाएगी ना, पीछे गिर जाओगे। तो ये आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो वो वाला जो मैक्सिमम फोर्स जो आप उस पर लगा सकते हो बिना किसी चीज को रिपटाए हुए, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम या लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके आगे जाते हैं, देखो काइनेटिक क्या होता है, जब काइनेटिक कहाँ गया भाई, अच्छा ये क्वेश्चन आ गए ऊपर बताते हैं। स्टैटिक में रुका हुआ है, कुछ नहीं हो पा रहा है इससे, और काइनेटिक में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो काइनेटिक में जो फिक्स वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो फिक्स है, वो ना बढ़ रही है ना घट रही है। लेकिन स्टैटिक में आपने देखा अभी कि जितना फोर्स लगाया उतना बढ़ रहा है, और इसमें जो लिमिटिंग होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों ही केस में म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ ये फ्रिक्शन। और स्टैटिक का तो समझ आया और लिमिटिंग का भी समझ आया। तो ये थी कहानी फ्रिक्शन की। इसके बाद वापस आते क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि दोनों ही पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। तो अब देखो क्या करोगे, आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है और आपको बाकी दे दिया गया सब कुछ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था, म्यू एन के बराबर। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा। तो अगर मान लो ये टेबल है, इस टेबल पर
एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक इस टेबल पे क्या लगा सकता है? डाउनवर्ड फोर्स, और वो डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा? mg mg के बराबर। ग्रेविटी डाउनवर्ड में जा रही तो मां इसके वेट के बराबर होगा। अब ये टेबल जो इस पे फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये भी इस कंडीशन में mg के बराबर ही होगा, क्योंकि और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दोनों ही बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो दोनों फोर्स शुड बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो डाउनवर्ड फोर्स जो ये वेट लगा रहा है उसके अपोजिट लगेगा अपवर्ड में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनेट होता है, और उसी को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन की कहानी। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में कोई दो फोर्स ऐसे होंगे दैट आर एट वर्ज ऑफ, मतलब बिल्कुल एकदम वर्ज पे होंगे इक्विलिब्रियम के। अब उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होनी है म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। और दूसरा बैलेंसिंग फोर्स क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, कि भैया दोनों चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको दूर सेपरेट आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन इनको क्या करेगा? रोक के रखेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को इक्वेट कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। तो जो FC है उसको निकाल लो पहले, और उसको इक्वेट कर दो म्यू एन के साथ। एन कहां से आएगा? एन इज इक्वल टू mg। एम आपको दे रखा है 5 ग्राम, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करो, जी की वैल्यू 10 ले लो, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ये ले लो 10, और मास आपको दे दिया, इसको SI में कन्वर्ट करो किलोग्राम में, तो N आपको मिल जाएगा। FC फोर्स को फिर न्यूटन में निकालना होगा, तो कूलम इज द SI यूनिट, ठीक है। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का यूज करते हुए FC निकाल लो। K की वैल्यू क्या रहेगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये SI यूनिट में K की वैल्यू है। उसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू आपको SI में दे ही रखी है, यहाँ रखो, अपॉन में R स्क्वायर, R को 0.1 मीटर लेके रखो, इक्वेट कर दो म्यू इंटू एन, एन इज इक्वल टू mg, तो फिर म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और वही आपको क्वेश्चन में पूछना है। यूनिट क्या आएगा म्यू का क्या यूनिट आएगा? भूल चुके हो? यूनिटलेस, क्या यूनिट यूनिट क्या आएगा म्यू का? म्यू इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, और इसका कोई यूनिट होता नहीं है। unitless अरे भाई सीधी सी बात है, अभी तो बोला था तुम्हें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी यूज सम कोफिशिएंट, सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब कांस्टेंट, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं। जी, जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के उसकी जगह फंसाया जाता है, उसकी कोई यूनिट, कोई इज्जत ज्यादा होती नहीं है फिजिक्स की दुनिया में, उसको म्यू ही बोलेंगे, उसका डायमेंशनलेस रहेगा, ठीक है। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस, ठीक है बच्चों, बस ये याद रखो। इसके बेसिस पे आंसर निकाल के बताओ। किसी का आया? सर नहीं आ रहा यार नहीं आ रहा? आ जाएगा, ट्राई करो। सर, ये म्यू वगैरह नहीं, भूल गया सब। भूल गए सब? देखो दीक्षा जैसे भाव में कौन कौन है, दीक्षा जैसी फीलिंग में अभी कौन कौन बच्चे के साथ कुछ नहीं आता, ऐसा याद नहीं है। हाँ देखो देखो, सच तो बोल रहे हैं अब बच्चे, चलो कम से कम। अरे भाई अब तो फॉर्मूला ही बता दिया तुम्हें, कुछ नहीं करना। देखो फ्रिक्शन बता दिया, फ्रिक्शन जब पढ़ाऊंगा तब याद आएगा। अब तुम क्या करा करो ना, जो 3-4 चैप्टर हमने पढ़े थे उनके शॉर्ट नोट्स में शेयर कर दूंगा, उनको एक एक बार उनके दर्शन कर लिया करो, तो चीजें याद रहेंगी। ओके, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर हम लोग ऐसी मेहनत करते रह जाएंगे, कुछ होगा जाएगा नहीं। तो म्यू एन इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सभी की वैल्यू SI यूनिट में रख लो। अरे यार इधर ही समझा देता हूँ, देखो ये सॉल्यूशन है इसका, ये आंसर आएगा। FC इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। ये फ्रिक्शन फोर्स, दोनों बराबर होंगे क्योंकि लिमिट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है। FC की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम सर ने हमें बता दिया, और म्यू की हमें वैल्यू निकालनी है, और N की वैल्यू mg होगी। जी की वैल्यू बोल रहा हूँ 9.8 ले लो या 10 ले लो। M की वैल्यू 5 ग्राम्स दे ही रखी है, 5 ग्राम्स को करोगे तो कितना आएगा? 0.05 किलोग्राम, या नहीं एक और आएगा, इसको सीधा लिखो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, ये आ गया, ठीक है। और M की वैल्यू
Q की वैल्यू आपको दे रखी 10⁻⁻1, तो वो रख दो 2 बार। R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखी है, तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, तो उसका स्क्वायर लगा दो। बस क्या बच गया, K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसको सोल्व करते तो 9 × 10⁻⁻9 आता है SI यूनिट्स में। ठीक है, इन सबको -9 नहीं भाई, 9 × 10�9 ये आएगा, और इसको सब वैल्यूज को रखोगे तो दोनों बैलेंस आउट होंगे, फिर म्यू की वैल्यू केवल बच जाएगी, और म्यू आएगा 9 इसको करके 0.18। कर लोगे अब? कितने बच्चे कर लेंगे? Yes, sir. हाँ सही है। अब देखो, आज के लेक्चर में किसी को डाउट है वो पूछ लो, नहीं तो अब हम अटेंडेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। अटेंडेंस करना भी जरूरी है, ये आज और होगी बस, इसके बाद कोशिश करेंगे ना हो। ठीक है, तो आपको अटेंडेंस देने का तो मैं देख रहा था काफी तजुर्बा है तुम्हारे बैच की, कितनी बार अटेंडेंस हो चुकी है अब तो। हाँ जी, बैच नंबर 5। ठीक है, रिकॉर्डिंग रोक देते हैं अभी, और डाउट्स वी विल टेक आफ्टरवर्ड्स। तो फटाफट से, इसमें ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। ये क्या हो गया, सर 15 क्या मैं मिनट एग्जिट हो गया? नहीं, ओके, हाँ